कहानी घंटी। सवेरा होते ही दीप्ति की बंधी बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था न कभी सूरज उगना छोड़ेगा और न कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में मांझी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की खानापूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। दीप्ति ने पराठा सेंकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि मांझी की घंटी बज गई। माँ, दीप्ति टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है। अजय ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताज़ा अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नजर मार ले, लेकिन आज भी अजय की मोबाइल पर फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कद्र थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही समाप्त प्राय हो जाती थी। देर रात गए कभी लेकर बैठती भी तो अजय ये कहकर रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। मांझी की घंटी फिर बजी तो अजय उठ खड़ा हुआ। दीप्ति ने उम्मीद से उस ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। अजय टिफिन लेकर निकल चुका था। दीप्ति झुंझला उठी, हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है। अजय भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। दीप्ति को आश्चर्य होता, मांझी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना उद्विग्न कर देती है, किंतु अजय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतारकर दीप्ति मांझी के कमरे की ओर लपकी। ओह, कांपते हाथों से चाय छलककर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी मांझी को देखकर दीप्ति के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आए। अरे, आप बोल देती न कि चाय गिर गई। मांझी को संभालते दीप्ति अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदा हो उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हौंसने लगी है कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय पी भी या सारी गिर गई? सब गिर, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। मांझी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख दीप्ति ने उन्हें रोक दिया। सुनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटपट की तेज आवाजें आने लगी तो दीप्ति ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ़, एक तो इस रिनोवेशन के मारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती दीप्ति रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, तब तक सुनीता आ गई। उसे देखकर दीप्ति के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है, संभाल जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियां दीप्ति की स्मृतिपटल पर दस्तक देने लगी। जब दीप्ति इस घर में दुल्हन बनकर आई तब मांझी यानी सासू माँ कितनी फिट थी। दीप्ति के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियां उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि दीप्ति देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे अजय की तरह वे उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थी। दीप्ति को संकोच होता तो वे उसे लड़ियाने लगती, मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझा कर। मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। अजय तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था, अब दीप्ति ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी लापरवाह बना दिया। मांझी शिकायत भी करती और बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी होती। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब दीप्ति के पांव भारी हुए। दीप्ति तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घरवालों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब, मांझी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः दीप्ति को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है? इस अवस्था में तेरा खुश और चिंतामुक्त रहना ज्यादा जरूरी है। मांझी की दिलासा और हौसला अफजाई से दीप्ति को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद मांझी की अतिशय देखरेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद दीप्ति सामान्य प्रसव से पार्थ को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियां भी न मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। मांझी ने एक बार फिर कमर कस ली थी।
उनकी हिम्मत देख दीप्ति और अजय को भी जोश आ गया था। पार्थ के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। दीप्ति ने फिर से नौकरी शुरू करने का मानस बनाना आरंभ ही किया था कि स्वस्थ हंसमुख मांझी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का अक्षुण्ण खड़े रहना कैसे संभव है। समय रहते मांझी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दूभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते थे। मुंह से कोई शब्द निकालने में इतना प्रयास करना पड़ता कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त मांझी के पास बने रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। पार्थ का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से दीप्ति का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर मांझी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बार की खिला पिला देने के लिए सुनीता नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो दीप्ति को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते वह बेतरह थक जाती थी। कभी मांझी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का ग्लास खाली, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। दीप्ति को लगता घंटी आ जाने से मांझी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आए हो, दीप्ति के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज तीव्रतर हो जाती और दीप्ति के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझलाहट से भरी दीप्ति सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर, जो कि करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की ही होती थी। मांझी के पास पहुंचकर उनकी जरूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो मांझी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक टैबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। मांझी को अब ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता था और वे तुरंत घंटी बजाकर दीप्ति को बुला लेती थीं। इतनी सेवा शुश्रूषा के बाद भी मांझी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों की घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से मांझी के भाई बहन, भतीजे भांजियां आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। दीप्ति का कार्यभार दुगुना तिगुना चौगुन तक हो जाता, पर स्थिति की नजाकत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही भोपाल वाले मामाजी मामीजी को नाश्ता करवाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद दीप्ति को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। अजय और पार्थ का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे मांझी की घंटी बजने का सा आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर दीप्ति उठी तो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर दीप्ति ने बिस्तर छोड़ा। अजय और पार्थ जा चुके थे, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज दीप्ति को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन को सुपुर्द करने जाते वक्त उसने मांझी के कमरे में झांका। उड़की हुई रजाई में कोई हलचल न देख उसने राहत की सांस ली। आज तो मांझी भी भाई भाभी को रवाना कर तानकर सोई लगती है। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर दीप्ति नहाने घुस गई। कमाल है, मांझी आज अभी तक सो रही है। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती है। चाय चढ़ाती दीप्ति ने सोचा, अब तो सुनीता भी आने वाली है, चलो उसकी भी बना देती हूँ। दीप्ति ने चाय में पानी डाला ही था कि सुनीता आ गई, तुम्हें ही याद कर रही थी। फटाफट मांझी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हुई जाती है। दरवाजा बंद कर दीप्ति प्लेट में रस्क निकाल रही थी कि सुनीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। सुनीता ने नींद में ही मांझी के गुजर जाने की सूचना दी तो दीप्ति स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी तड़के मामाजी मामीजी रवाना हुए तब तो उन्होंने उनसे बात की थी, फिर वापस सो गई थी। बुध बनी दीप्ति को कब सुनीता ने बैठाया, अजय को फोन कर बुलाया। दीप्ति को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। दीप्ति कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढांढ ढस बंधाते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरना तो।
शरीर में शेष ही क्या रह गया था। प्रत्युत्तर में दीप्ति खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराधबोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे न चैन से सोने देता है, न उठने देता है, न बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच मांझी की घंटी की आवाज सुनी थी, या वह एक सपना मात्र था? यदि मांझी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना किया होता, तो मांझी और जोर जोर से तब तक घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर उठ न जाती। दीप्ति की अंतरात्मा ने तर्क किया, हाँ तो उन्होंने बजाई थी, खूब जोर जोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सोती रही। उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज ने प्रतिकार किया, नहीं। दीप्ति अकेले में ही जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा, कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। पार्थ को स्कूल छोड़कर आज से अजय ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार। मांझी भी नहीं है। दीप्ति की सहमी सी निगाहें मांझी के कमरे की ओर उठ गईं। यह क्या? उसके कानों में अचानक मांझी की घंटी की आवाज कैसे गूंजने लगी। उफ़, मैं पागल हो जाऊंगी। दीप्ति ने दोनों कानों पर हाथ धर दिए, पर घंटी की आवाज आती रही। वह फिर सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। दीप्ति ने खुद को चिकोटी काटी, नहीं, ये सपना नहीं है। तो फिर क्या मांझी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? भय से दीप्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीने से नहा उठी। अरे, यह आवाज तो दीवार के उस ओर से आ रही लगती है। आवाज की दिशा में दीप्ति के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी, अजय ने 2 दिन पूर्व उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवाकर नए पड़ोसी आ गए हैं। दीप्ति जाकर उनसे मिलाए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाजा दीप्ति की ही हमउम्र संध्या ने खोला। दीप्ति के परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे। दीप्ति का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज पर लगा। देख, वह बोल उठी, मेरी सास है, पूजा कर रही हैं। तब तक मांझी की ही उम्र, कद काठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गईं। दीप्ति ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने दीप्ति का परिचय दिया। ओ, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने का बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे। पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी मांझी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें, दूर रहे या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। दीप्ति अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था मांझी ही उसे अपराधबोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें दब्बा आईं। संध्या की सास शायद दीप्ति की मन स्थिति भांप गई थी। उन्होंने अपना वरद हस्त दीप्ति के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझमें उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। दीप्ति अब स्वयं को रोक न सकी। उनके गले लग वह फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराधबोध भी बहता चला गया।